नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। गणपति बप्पा आज देश भर के घरों में आ चुके हैं। गणपति बप्पा की धूम है, आज गणेश चतुर्थी की धूम है और आज से ही नई संसद का श्री गणेश भी हो गया है। पुरानी यादों को संजोए हुए पुरानी संसद है तो नए भविष्य की संकल्पना के साथ मजबूत भारत की तस्वीर को प्रस्तुत करने वाली नई संसद है। आज बहुत सारी तस्वीरें सामने आई, लेकिन सबसे बड़ी और सबसे अहम तस्वीर उस वक्त सामने आई जब सभी सांसदों ने मिलकर अपनी आंखों में अपनी यादों के पटल पर पुरानी संसद की स्मृति को अंकित करने के लिए एक बड़े कैनवास पर अपनी तस्वीरें उकेरने के लिए अपनी उपस्थिति आज पुरानी संसद में दर्ज कराई। रण क्षेत्र में आज उसी तस्वीर के साथ शुरुआत करते हैं। जरा पूरी स्क्रीन पर लेकर आइए वो तस्वीर जो अपने आप में यादों का पिटारा कही जाएगी, वो तस्वीर जो अपने आप में लोकतांत्रिक परंपरा की बुनियाद की नींव कही जाएगी, वो तस्वीर जो अपने आप में नए भारत के बुलंद तस्वीर की, आत्मनिर्भर भारत के कहानी की पूरी दास्तां को बयां करेगी। 75 सालों की जो विराम गाथा है, आज जो स्वर्ण गाथा है, आज उस पर विराम लगा। लेकिन ये विराम पूर्ण विराम नहीं है, ये विराम वो विराम नहीं है जिसपे कहा जाए कि यह अंत हो गया है। नहीं, आज से तो एक शुरुआत हो रही है। वो शुरुआत जो बदली हुई तस्वीर को प्रस्तुत करने वाली है, वो शुरुआत जो भारत की बढ़ती शक्ति और ताकत को दिखाने वाली है। नई संसद में आज पहले दिन की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। महिला आरक्षण बिल को पेश किया गया लोकसभा में। हंगामे की तस्वीरें भी आई, लेकिन इन सब के बीच ये वो फोटो अपॉर्चुनिटी है जिसे आज किसी भी सांसद ने खोया नहीं। आज इस तस्वीर से बहुत कुछ पाया है। दोनों सदनों के सांसद आज एकत्रित होते हैं पुरानी संसद भवन के सामने और इन तस्वीरों में उन यादों को सजो लेते हैं जो जीवन पर्यंत जीवंत बनी रहेगी। इन्हीं तस्वीरों के साथ आइए, क्योंकि नई संसद की हम बात कर रहे हैं, इसलिए नई संसद में प्रवेश पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने को तो याद किया, लेकिन नई के साथ नई बात जोड़ी कि छोटे कैनवास में आप बड़ी तस्वीर नहीं उकेर सकते, इसलिए कुछ बड़ा करने के लिए कुछ बदलना पड़ता है। बदलाव होने पर पीछे कुछ छूटता है, उसका दुख जरूर होता है, लेकिन आगे जो मिलने वाला है उससे उत्साह, उमंग और उभरते हुए नई भारत की नई ताकत की, नई शक्ति का भी एहसास होता है। नई संसद में प्रवेश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से अपनी मन की बात की, आइए जल्दी से जरा सुन लेते हैं और फिर चलते हैं आज के अतिथियों के पास। माननीय सदस्यगण, आज हमारे देश के लोकतांत्रिक इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है, जब हम संसद के नए भवन में लोकसभा की पहली बैठक आरंभ कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमें संसद के पुराने और नए दोनों भवनों में अपने संसदीय दायित्वों के सम्यक निर्वहन का अवसर मिला। जब आज हम नए सदन में प्रवेश कर रहे हैं, संसदीय लोकतंत्र का जब ये नया गृह प्रवेश हो रहा है, तो यहां पर आजादी की पहली किरण का साक्षी, जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देने वाला है, वैसा पवित्र सेंगोल और ये वो सेंगोल है जिसको भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का स्पर्श हुआ था। ये पंडित नेहरू के हाथों में पूजा विधि कर करके आजादी के पर्व का प्रारंभ हुआ था और इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण अतीत को उसके साथ ये सेंगोल हमें जोड़ता है। तो अतीत से वर्तमान तक और वर्तमान से अब आगे के भविष्य तक की यात्रा सुनिश्चित करता है हमारे लोकतंत्र का बुनियादी ढांचा, और ये जो बुनियाद है उसकी नींव पुरानी संसद थी, लेकिन अब वो
थी। अब नई संसद से नया आगाज हो रहा है, लेकिन हमेशा से कहा जाता है कि पुराना हम छोड़ते हैं, नए को आत्मसात करते हैं, लेकिन पुराना हमेशा से आधार बनकर हमारे अंदर जीवित रहता है। और इस नई संसद के साथ भी पुरानी संसद का नाता यूं ही आदि से अंत तक, अनंत तक चलता रहेगा। एक बार सीधे फिर से अपने अतिथियों के पास चलते हुए, मेरे साथ आज रणक्षेत्र में दो बहुत विशेष अतिथि जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सिग्रीवाल साहब आपका। और हमारे साथ इस वक्त देश के जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, रमेश ठाकुर जी सीधे विजय चौक से जुड़ रहे हैं। रमेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और क्योंकि आज गणेश चतुर्थी का भी दिन है और सुदर्शन की ये परंपरा रही है कि जब से हमने अपने चैनल की नींव रखी है, तब से सुदर्शन न्यूज के प्रांगण में हम गणपति बप्पा को आमंत्रित करते हैं, आमंत्रण देते हैं। और आज से वो 10 दिन का जो आयोजन है उसका प्रारंभ भी हो चुका है। इसलिए अब हर रोज रण क्षेत्र का कार्यक्रम जो है वो 6 बजे के बजाय 6:15 बजे हम प्रारंभ करेंगे। इसलिए रमेश जी को थोड़ा इंतजार करना पड़ा, माफी चाहती हूँ रमेश जी इसके लिए। लेकिन चलिए अब रण क्षेत्र की शुरुआत कर रहे हैं। और सबसे पहले क्योंकि सांसद साहब हमारे साथ हैं, इसलिए उनकी यादों के साथ शुरुआत करते हैं। जनार्दन जी, आपने तो बहुत लंबा समय देखा, और जब पुरानी संसद की हम बात करते हैं तो यादों का पिटारा खुलता होगा तो बहुत सारी स्मृतियां होंगी, लेकिन आज कोई वो विशेष स्मृति जो इस वक्त आपको रह रहकर याद आ रही हो, हमारे दर्शकों के साथ आज जरूर आप सबसे पहले साझा करिए। देखिए, पुराने संसद भवन और नए संसद भवन, तो एक पुराना तो ठीक है कि अंग्रेजों के माने द्वारा बनवाया गया था, लेकिन उन्हें बनाने में, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कल बताया था कि उसको बनाने में भारत का खून पसीना और पैसा भी भारत का लगा था। हमारे ही मजदूर उस काम को किए थे, कर कर के ऐसे तैयार करने का काम किए थे। हम 75 वर्ष तक उसमें भारत के विकास की यात्रा, भारत के संविधानों में संशोधन हो भारत के लिए, या फिर भारत के विभिन्न स्तरों पर हमने विकास और भारत के उन्नति के लिए काम हमने करने का काम किया। कई एक संविधान संशोधन में हुए, आप सबको ध्यान में होगा, चाहे 370 हटाने की बात हो, 35A हटाने की बात हो, 3 तलाक को खत्म करने की बात हो, या फिर आप आइए EWS को आरक्षण देने की बात हो, जो लंबे समय से जो मांगे थी। ऐसे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे सैकड़ों के तादाद में ऐसे संशोधन भी हुए। बहुत सारे ऐसे पुराने कानून जो देश के कानून पर एक बोझ था और उसे नए कानून में परिवर्तित करना, उसको हटाना और परिवर्तित करना, यह भी इससे 14 से लेकर 23 के बीच में यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह सारे काम उससे पुराने सदन में भी हुआ है। और मैं तो आज बधाई दूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को कि उससे सेंट्रल हॉल में आज जो अंतिम संबोधन उनका हो रहा था, उसी समय उनके संबोधन के क्रम में ही उसे भवन को और सुरक्षित और सुंदर और व्यवस्थित रखा जाए, इसलिए उसका नाम भी उन्होंने संविधान सदन कर दिया। इधर संविधान संसद भवन होगा और उसका नाम संविधान सदन हो जाएगा। हमें लगता है कि दोनों में बड़ा एक तारतम्य भी बैठेगा, क्योंकि हमारा संविधान भी उसमें वर्षों तक बैठ कर करके हमारे संविधान निर्माताओं ने भी उस सदन, उस भवन से ही यह पूरे काम को करने का काम किया है। हमें उस भवन को भी हमेशा याद रखेंगे। आगे आने वाले जो पीढ़ी के लोग होंगे, जब ये आएंगे यहाँ संसद भवन देखने, तो उन्हें यह दोनों देखने का मौका मिलेगा। संविधान सदन भी देखेंगे और उनको यह ध्यान में आएगा कि आज तक 19 सितंबर तक यह सदन में लोकसभा के सारे सांसद बैठते थे और देश के लिए नीति रणनीति बनाने का काम किया जाता था और इसे देश को संचालित करने का काम यहां से किया जाता था। लेकिन अपने आत्मनिर्भर भारत के तहत हम स्वयं भी अपना संसद भवन बना लिए हैं, जो हमें लगता है कि दुनिया में ऐसे कम देश होंगे जहां पुनः उनको अपने संसद भवन बनाने का मौका मिला होगा। हमारे कम समय में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में
अपना नया संसद भवन बनकर तैयार हुआ, यानी जिसके आज अपना, पहली दफा बिल्कुल सभा और राज्यसभा दोनों की अपना हुई है। संसद, अपनी संसद जो आत्मनिर्भर है, जो स्वदेशी है, जो अपनी संसद है, बिल्कुल अपनी संसद, अपनी याद हो जाएगी हमको कि यह अंग्रेजों के दिशा निर्देशन पर नहीं, यह भारत के दिशा निर्देशन, भारत के इंजीनियर, भारत के मजदूर, भारत के पैसे और भारत के लिए काम करने का अपना नया संसद भवन बन गया। और हमें लगता है कि उसका लाभ आने वाली पीढ़ियों को भी, बिल्कुल आने वाली पीढ़ियों को भी मिलेगा। बिल्कुल रमेश जी, महत्वपूर्ण ये है कि जब पुरानी संसद वो अब संविधान सदन के रूप में जानी जाने वाली है, क्योंकि प्रस्ताव प्रधानमंत्री जी की तरफ से रख दिया गया है। एक तरफ संसद भवन है, दूसरी तरफ संविधान सदन है। एक तरफ पुरातन स्मृति है तो दूसरी तरफ नवीन स्मृतियों को बनाने का एक बड़ा आधार, जो आत्मनिर्भर आधार है, जो स्वदेशी आधार है, वो हमें मिल चुका है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि चर्चा शुरू हो चुकी है कि देखिए, पहला ही दिन और पहले दिन ही हंगामा। सवाल यह है कि जिन लोकतांत्रिक परंपराओं का वहन पुरानी सदन के माध्यम से उसकी नींव हम रखते रहे, अब वही लोकतांत्रिक परंपरा, वही मूल्य, वही बुनियादी जो तस्वीरें हैं, वो क्या नई संसद में जाने के बाद उसी दृढ़ता के साथ आगे हम देख पाएंगे, या कुछ चुनौतियां नई संसद के साथ जुड़ जाएंगी? रमेश जी। नहीं लावनी, देखो यहाँ पे दो चीजें हैं। पहले आपने कहा कि जिस तरीके से आज हंगामा कटा, ये बात की तस्वीर है। उससे पहले जब हमने देखा कि प्रधानमंत्री पुरानी संसद से निकल के परिक्रमा करते हुए नए संसद में जब प्रवेश करते हैं, तो तब तक अगर आप देखो, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, किसी में कोई विरोध, इस तरीके की चीजें हम लोगों को देखने को नहीं मिली। और सेंट्रल हॉल में जब ये सारी बातें हो रही थी, जब भाषण हो रहे थे पक्ष विपक्ष में, तो उस समय भी आपने बहुत खूबसूरत तस्वीर आपने देखी होगी। प्रधानमंत्री जब जा रहे हैं तो सामने सोनिया गांधी जी बैठी हुई हैं और बगल में और बड़े नेता बैठे हुए हैं, तो एक मुस्कुराहट दोनों नेताओं के बीच में। तो ये परंपरा है। आज जब एक इतिहास बना है, आज का दिन निश्चित तौर पे बहुत बड़ा है। इस दिन को लेके हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। 75 साल आज़ादी से लेके अब तक हुए हैं। हो सकता है कि जब 75 साल होंगे, इस तरह की चीजें तब कही जाई होगी, तो बड़ा एक वो कहते हैं कि ना, आज हम उस चीज के साक्षी बने हैं, ऐसे दिन के साक्षी बने हैं। और जो देश की और जो पूरे धरोहर की, जिसको मंदिर कहा जाता है, उसकी नींव रखी गई है। तो इससे बड़ा दिन मुझे लग रहा है संसदीय परंपरा के लिए और पार्लियामेंट के इतिहास के कोई इससे बड़ा हो नहीं सकता है। मुझे लग रहा है, जैसे आपने कहा कि ये शोरगुल की परंपरा खत्म होनी चाहिए। देखिए, विपक्ष जो होता है उसका एक धर्म होता है, चाहे नए संसद बने, चाहे पुरानी हो, या कोई भी जगह हो, उनको विरोध करना आएगा ही आएगा, चाहे अच्छी चीज हो चाहे बड़ी चीज हो। अब जैसे पार्लियामेंट में आज महिला विधेयक पेश होना था, तो उसमें हमें विपक्ष की तरफ से इतनी तनातनी, इतनी कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को नहीं मिला कि जितनी होनी चाहिए था। तो ये भी अच्छी बात है कि जब महिलाओं के लिए अगर सरकार सोच रही है, अगर प्रधानमंत्री सोच रहे हैं और उस पर विरोध नहीं होता, तो इससे बड़ी बात मुझे लग रहा कोई हो नहीं सकती है। जी, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती है अगर एक सुर में इस दिशा में आगे बढ़ा जाता। हालांकि क्रेडिट लेने की जो होड़ है वो जरूर शुरू हो चुकी है, लेकिन बहरहाल हम बात आज नई संसद पे कर रहे हैं, इसलिए हम एक बार फिर से उसी पॉइंट पर आते हैं। जनार्दन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि लंबे समय से वो सांसद हैं और पुरानी संसद से जुड़ी बहुत सारी यादें उन तक उन्होंने देखी है, उसको एहसास किया है। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, महत्वपूर्ण यह है कि ये वही पुरानी संसद थी। मुझे थी शब्द इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि अब नई संसद में प्रवेश हो चुका है, इसलिए पुरानी की कुछ ऐसी यादें जो कहीं ना कहीं से सीख देकर जाती हैं। वो चाहे आपातकाल का दौर रहा हो या कैश फॉर नोट हमने स्थिति देखी थी, उस वक्त की स्थिति हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पुरानी संसद में अपना वक्तव्य कल खासतौर से दे रहे थे, तो उन्होंने इन बातों का भी जिक्र किया और कहा कि ये कड़वी यादें हैं, लेकिन कड़वी यादें सबक लेने के लिए होती है। तो क्या आपको लगता है कि वो जो कड़वी यादें हैं, उनसे सबक की जो परंपरा है, वो परंपरा इस नई संसद में आके आगे बढ़ पाएगी? देखिए, हमें तो उसे हम भूल कभी सकते नहीं। हमने जैसे बताया कि देश के हित में, देश से वासियों के हित में जितने काम में 14 के बाद इधर हुए हैं, पुराने भी उसके पल है, पुराने भी हमारे जो सरकारें रही वो भी काम की है।
लेकिन उससे पुराने संसद भवन का वह काला दिवस जब हमें इमरजेंसी लगा था, और इमरजेंसी लगा करके पूरे देश के ऊपर एक काला धब्बा स्थापित करने का काम जब उस संसद भवन से हुआ था, तो वह भी दिन हमें हमेशा सताएगा, हमेशा वह ध्यान में आएगा कि वह भवन उस नाम से भी माने एक स्थान को छोड़ नहीं पाएगा, वो भी एक जानकारी में रहेगा। नया संसद भवन में हमें हर नई योजनाएं, नए काम, आज ही देश के हम वैसे अपने बहनों के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए नारी शक्ति बंधन, अभी हमने नारी शक्ति बंधन कर करके अभी हमने बिल लाया है, और उससे नारियों के लिए एक बहुत बड़ा देश में भी हमें बड़ा एक मैसेज भी गया है, और उनको लाभ भी आने वाले दिनों में मिलेगा जब विधानसभा, लोकसभा सब में 33% आरक्षण हो जाएंगे। और आज जहां हम सारे दलों के मिलकर के आज 62 मात्र हमारे महिला, हमारी बहनें सांसद के रूप में हैं, और कल जब यह बिल पूरा अपना स्वरूप धारण कर लेगा तो 181 हमारी ऐसे बहनों जीत करके आएगी, अलग अलग हमारे समाज से, अलग अलग क्षेत्रों से। तो उसका एक अलग से हमारे नारियों के सम्मान में भी और उनके विकास में भी एक बहुत बड़ा एक आयाम जुड़ेगा, जो आज पहली दिन ही, पहली बैठक में ही प्रधानमंत्री जी ने जिसको लाया है और जिसे हमारे कानून मंत्री ने पेश किया है, यह एक ऐतिहासिक एक क्षण आज पहला दिन ही इस नए संसद भवन के लिए बन गया है हमारे सामने। पुराने संसद भवन की मैंने बात बताई कि पिछले दिनों में कितने स्तर पर हम, चाहे कोरोना का काल हो, कोरोना काल में भी कैसे हमने उससे मुकाबला किया, कैसे उस पर हम कोरोना को हमें कंट्रोल करने का काम किया, वैसे संबंधित ही बहुत सारी बातें उसमें आई है। हमें चाहे अपने इस देशवासियों के लिए कितने योजनाओं पर उससे सदन में चर्चा हमने किया है, छोटे छोटे स्तर पर गरीब कल्याण योजना की बात हो जिसका हम आज भी मिल रहा है, उन्हें सारे देशवासियों को फ्री में कोरोना के वैक्सीन मिले, उसकी भी बातें उस सदन में हम लोगों ने किया है। स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत की बात हो, हम महिलाओं बहनों के लिए उनको उज्ज्वला योजना की बात हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की बात हो, देश स्तर पर बहुत सारे ऐसी योजनाएं, चाहे वह रेल के माध्यम से हो, चाहे वह बुलेट ट्रेन चलाने की बात हो, चाहे अमृत भारत, बहुत सारी ऐसी योजनाएं, बहुत सारी ऐसी योजनाएं जी जिनका सीधा लाभ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिसका सीधा लाभ जनता को पहुंचा। कई एक हमने बजट भी पेश कर करके और देश के कल्याण के लिए उसमें हमने काम करने का काम किया। रक्षा के क्षेत्र में भी आपको मैं बताऊं कि हमें अभी भारत स्वावलंबी हो रहा है, आत्मनिर्भर हो रहा है, तो उसमें भी बहुत सारी चर्चाएं रक्षा के क्षेत्र में भी हमने उसमें किया है। तो यह याद तो रहेगी, लेकिन वह काला दिन भी हमें याद रहेगा जब इमरजेंसी लाया गया था और देश के ऊपर एक काला धब्बा के रूप में वो आया था, वह भी याद रहेगा हमें। लेकिन यादें तो ठीक है, खट्टी मीठी दोनों यादें होंगी, लेकिन रमेश जी, जैसा कि नई संसद में प्रवेश हो गया है और नई संसद में जिस तरह से आगाज हुआ है, महिलाओं को, आधी आबादी को जो उनका अधिकार, खासतौर से जिसकी आवाज लगातार उठ रही थी, उसको अब अमली जामा पहनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ा दिया गया है। लेकिन यहाँ पर बार बार इस तरीके की बातें भी, अभी देखिए क्योंकि ये शुरुआत है, लेकिन शुरुआत से ही कहीं ना कहीं से एक नैरेटिव सेट किया जाने लगा कि नई संसद जो होगी, दरअसल ये आने वाले 2024 के लिए जो घोषणा पत्र है उसका कार्य कर रही है। जिस तरीके से नए 9 सालों का जिक्र बार बार करना, पुरानी संसद से लेकर नई संसद तक उन्हीं बातों का जिक्र करना, नई संसद में आते ही महिला आरक्षण बिल को सामने रख देना, ये सब कुछ कहा जा रहा है दरअसल 2024 के लिए किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि वाकई इसका एक बड़ा इंपैक्ट 2024 पर पड़ेगा जैसा कि कहा जा रहा है? हेलो, आवाज आ रही है? जी जी रमेश जी, आ रही है आवाज। लावनी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो, जो भी है सारा ताना बाना 2024 के लिए बुना जा रहा। और रही बात महिला आरक्षण बिल, ये तो भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में, उनके एजेंडे में ही था। जब सरकार आई थी 2014 में, उसके बाद से ही चीजें ये हो रही थी कि कम मौका मिले, ये राज्यसभा लोकसभा में दोनों में पास हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अब क्या है, सरकार के अंतिम महीने हैं,
और तो इसमें कोशिश करेगी कि महिला जो आरक्षण बिल है उसको पास करा जाए, क्योंकि लावनी जी आपको पता है पूरे देश में एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो महिलाओं की है। तो सरकार का पहला कदम यही रहेगा कि उस महिला की आबादी को वोट में तब्दील करा जाए। जिस तरीके से उज्ज्वला योजना और ट्रिपल तलाक, ये दो मुद्दे ऐसे हैं, दो योजना ऐसे रही है केंद्र सरकार में कि उससे एक महिलाओं के अंदर इस सरकार के प्रति बड़ी सहानुभूति है और बड़ी लोकप्रियता है। तो इसको, इन दोनों मुद्दों को सरकार किसी तरीके से बनाना चाहती है। अब ऊपर से ये आरक्षण, जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल अगर पास हो जाता है कोई दिक्कत नहीं होती है, तो मुझे लग रहा है ये बड़ा मील का पत्थर साबित होगा इनके लिए। और इसके लिए ऐसे आसार भी दिखते हैं कि लोकसभा में आसानी से पास हो जाएगा, उसके बाद में राज्यसभा में जब जाएगा वहां भी आसानी से पास हो गया। लेकिन हाँ, विरोध होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से सुर कांग्रेस के आज भी दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद में टीवी चैनलों पर जिस तरीके से उनके चैनल नेताओं के जो वक्तव्य आ रहे हैं, उससे लगता है कि राज्यसभा में कहीं ना कहीं ये मुझे लग रहा है बिल जाके फंसेगा। ये बिल फंस सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं, लेकिन विरोध के साथ साथ विरोध सकारात्मक हो, इस दिशा में भी पहल शुरू हो चुकी है। और इसीलिए बार बार प्रधानमंत्री जब अपना वक्तव्य दे रहे हैं तो वो साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल रमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चलते चलते जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी से एक प्रश्न जरूर करना चाहती हूँ। सिग्रीवाल साहब, देखिए, एक बात तो तय है कि जिस तरीके का आगाज हुआ है, अंजाम बहुत दमदार कहा जा रहा है, लेकिन इस दमदार तस्वीर में ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ अभी लॉलीपॉप दिया जा रहा है। 2024 के लिए आप आधार जरूर तैयार कर रहे हैं, लेकिन आधार की कीलें थोड़ी ढीली हैं, ये कहा जा रहा है बार बार विपक्ष की तरफ से। सिग्रीवाल साहब, कोई मुद्दा नहीं है विपक्ष के बाद, मुद्दा विहीन विपक्ष है। तो कोई भी अच्छा भी करे तो उनको अपना ही याद आ जाता है कि जब घोटालों के राज चल रहे थे, जब वह चल रहे थे, उसी संसद भवन में जो लोग पहले से माननीय सांसद मंत्री बन गए थे, उनके दर्जनों मंत्री घोटाले में जेल गए। कोल घोटाला, खेल घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, ये तमाम घोटाले उनके साथ। आज वो जो साथी है वह है चारा घोटाला, वर्दी घोटाला, दावा घोटाला, हेलीकॉप्टर, कई घोटालों में लोग रहने वाले लोग हैं जो उस पर उस सदन में चर्चाएं हुई है। और आज इनको वही लगता है, वही हमेशा बार बार इनको आता है कि हमें जब मौका मिला था तो हमने तो देश को लूटने का काम किया, देश में घोटाला करने का काम किया। और यह कैसी सरकार है, यह कैसा नेतृत्व है जो दुनिया में भी भारत का नाम रोशन कर रही है, दुनिया में भी अपनी एक अलग मजबूत पहचान बनाकर खड़ी है। चाहे G20 की बैठक की बात हो, उसमें भी एक अलग अपना पहचान बना लिया। चाहे आत्मनिर्भर भारत करने की बात हो, चाहे कोरोना काल में अपने देश के लोगों को वैक्सीन दिलवाना और दुनिया को भी मदद करने की बात हो, यह तमाम चीजों के छाप एक दुनिया पर छोड़ने का काम किया है। तो उन लोगों को यह लगता है कि हमने जो किया है वही होगा, इसलिए उनके मन में यह बेचैनी रहती है। लेकिन उनको यह सीधे सीधे मैं अपने स्तर से भी कहना चाहता हूं, और देश के जिस तरीका से लोगों ने विश्वास किया है कि मोदी जी जो कहते हैं सो करते हैं, यह उनका अपना वही एक मजबूत उनका आधार भी है। जो कहेंगे सो करेंगे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के लिए काम लगातार पिछले 14 से अभी तक हुआ है और आगे भी यह होते रहेगा। उनको विश्वास हो या ना हो विपक्ष को, लेकिन देशवासियों को विश्वास है और देशवासियों के हित में लगातार यह सरकार काम करते रहेगी। यह सरकार एक सेवक के रूप में काम करती है। वंदन, अभिनंदन देश का हो, दुनिया में देश का मान सम्मान जिस तरीका से बढ़ा है, यह हमें देशवासियों के लिए गर्व की बात है। और लेकिन उनको रास नहीं आता है क्योंकि वह अपने समय में किए नहीं, तो उनको परेशानी का कारण तो उनको हो सकता है, लेकिन देशवासियों को स्वीकार्य है और देशवासी मोदी है तो सब मुमकिन है, यह आधार पर देशवासी हमेशा स्वीकार कर लिए हैं कि मोदी रहेंगे तो देश का भी कल्याण होगा और देश भी आगे बढ़ते रहेगा और देश का भी सम्मान, देशवासियों का भी सम्मान होगा। यह भाव देश
बिल्कुल, देश के लिए, देशवासियों के लिए, उनके सम्मान के लिए निरंतर सरकार काम करती रहेगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद जनार्दन जी हमारे लिए समय निकालने के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आगे। नई संसद में आप लोग प्रवेश कर चुके हैं, नई संसद से बहुत कुछ नया निकल कर आए, ये उम्मीद देशवासियों को भी है। और इसीलिए जब हम पुरानी संसद की बात करते हैं, हम नई संसद की बात करते हैं, तो पुराने को उसका आधार बनाया जाता है। इसलिए हम आपके सामने अब एक वो विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहते हैं जो पुरानी संसद अपनी यादों में समेटे हुए है। पुरानी संसद के मन में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, उसकी दरों दीवारों के मन में क्या कुछ चल रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए पुरानी संसद की कहानी के साथ ही आपको रणक्षेत्र में छोड़े जाते हैं। मैं महज इमारत नहीं, मैं भारत के लोकतंत्र की प्रखर आवाज हूं। मैं संसद हूं। मैंने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की हर बदलती तस्वीर को देखा है। फिरंगी झंडे के अवरोहण से तिरंगे के आरोहण तक मैं साक्षी हूं। 64 योगिनी की आकृति में लिपटे हुए 164 खंबे प्रतीक हैं लोकतंत्र के स्तंभों का, देशवासियों की स्वतंत्रता का, भारतवासियों के संविधान पर अटूट विश्वास का। मैं महज इमारत नहीं हूं, मैं संसद हूं। 18 जनवरी 1927 को जब तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन से रूबरू थी तो मैं सिसक रही थी, क्योंकि देश की माटी से, देश के श्रम से, देश के लिए बनी थी। लेकिन हक फिरंगियों का था। हक फिरंगी जता रहे थे, लेकिन एक उम्मीद थी, तस्वीर बदलेगी, और तस्वीर बदल रही है। मन में विश्वास था कि एक दिन मैं देश के काम आऊंगी। ये विश्वास और अटल हो गया जब 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फिरंगी सरकार की छाती पर जोरदार प्रहार किया। मैं 14-15 अगस्त की ऐतिहासिक रात की साक्षी हूँ। मैंने जवाहरलाल नेहरू की ट्रस्ट विद डेस्टिनी की गर्माहट को महसूस किया है। मेरे रोम रोम में इतिहास समाया हुआ है। मैं महज इमारत नहीं, मैं संसद हूँ। मेरे दामन में आपातकाल का दाग भी है। मेरे दामन में आतंक की आग का दंश भी है। मेरे दामन में विश्वास अविश्वास का द्वंद्व भी है। लेकिन मैं हमेशा भारत के बेहतर कल की फिक्र में रही। मैंने अब तक 5047 लोकसभा सदस्य देखे, 2418 राज्यसभा सांसदों को गले लगाया। मैं महज इमारत नहीं, मैं संसद हूँ। क्षमा करें, भावुक होकर गलत कह दिया। मैं संसद थी। मैं आज बहुत भावुक हूं। आज का एक एक पल मेरे लिए बोझिल है। लोकतंत्र की आवाज के लिए मैंने जिन लोगों को छांव दी थी, वो सभी एक एक करके मुझसे विदा हो रहे हैं। कोई मुझे तस्वीरों में कैद करना चाहता था, तो कोई अपनी यादों में। लेकिन ये सच था कि मैं अब महज यादों में सिमट कर रह जाऊंगी। शायद मुझे लोकतंत्र के पुरखे के रूप में जाना जाए, लेकिन सच है कि अब मैं संसद नहीं रही। मैं अब महज इमारत हूँ। मैं अब संविधान सदन हूँ, जो लोकतंत्र के पारंपरिक मूल्यों को निभाने के लिए निरंतर और सतत मजबूत आधारशिला के रूप में दुनिया के सामने रही। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब नई संसद नए विश्वास, नए आत्मविश्वास के साथ नए आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर को दुनिया के समक्ष रखेगी। वो दुनिया जो देश के लोकतंत्र की तारीफ करती है, वो लोकतंत्र के एक और नवीन चेहरे को, एक नए उगते हुए सूरज को देखेगी। हेमंत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।